अनफॉर्चुनेटली भारत में अब ब्रिजेस का गिरना आम बात हो गई है। हर दूसरे दिन हम खबरों में ये सुनते हैं कि आज यहाँ पुल गिर गया, आज वहाँ पुल गिर गया, आज रोड बन रहा था वहाँ गड्ढे आ गए हैं, पानी के कारण, बारिश के कारण वहाँ पुल गिर रहे हैं। इतनी ज्यादा रेपिटेशन हो रही है अब ब्रिजेस के गिरने की, लेकिन हम उसके लिए कर क्या रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी और मैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताने आई हूँ कि आखिर क्यों भारत में जो ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इनफैक्ट एयरपोर्ट्स हैं, उनकी टनल्स वगैरह सब कुछ गिर क्यों रही है, क्या है इसके पीछे का कारण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले जरा इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। वैसे आपने फ्रीडम ऐप के बारे में तो सुना होगा ना। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको अगर आप अपने फोन में डाउनलोड कर लेंगे ना तो आपके साथ जादू हो सकता है। आप सीख सकते हैं फाइनेंस के बारे में, बिजनेस के बारे में, फार्मिंग के बारे में, और वो भी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ। इस प्लेटफॉर्म पर आपको 1000 से ज्यादा ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिनको आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे आप अपना पैसा मैनेज कर सकते हैं, कैसे अगर आपको अपना कोई बिजनेस शुरू करना है तो वो कर सकते हैं। अगर आप खेती बाड़ी के बारे में थोड़ी नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी ऐप के थ्रू मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक बार जरा जरूर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना ताकि आपको भी एक फाइनेंशियली फ्रीडम होने का एहसास हो सके। कुछ पुल तो ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन के दौरान ही गिर जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद भी गिर जाते हैं। जरा सी बारिश हुई नहीं, पानी उनके अंदर पहुंचा और उनकी हालत हो गई खस्ता, तुरंत ही गिर जाते हैं। और जैसे ही ये ब्रिजेस गिरते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये बनाया किसने था, क्या ऐसा मिलाया गया था जब ये बना था जिसके कारण वो सालों साल की मेहनत के बाद भी नहीं टिक पाए। कहीं उनके डिजाइन में तो कोई कमी नहीं रह गई थी, क्या क्लाइमेट की वजह से गिर जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट स्ट्रक्चर्स को गिरते हुए हमने खबरों में देखा है। बिहार, गुजरात, दिल्ली, सबकी कहानी एक जैसी है। कुछ पुल जिनको बहुत साल लगते हैं बनने के लिए, वो हमारे देश के एक एसेट साबित होने चाहिए, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हम उन पुल को गिरने से नहीं बचा पाते हैं। और यही पुल कुछ सिटीज के आइकन्स भी माने जाते हैं, जैसे कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। लेकिन फिर भी कुछ 2000 पुल गिर चुके हैं हमारे देश में फ्रॉम 1977 टू 2017, और ये जो रेट है ना, ये अब से बढ़ ही रहा है। लेकिन आखिर क्या रीजन है ऐसा जिनके कारण ये ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, टनल्स, इरिगेशन बार्जेस, ये सब कुछ कोलैप्स हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है इनके पीछे? क्या ये डिजाइन में फ्लॉज बताता है या फिर लो बिड पे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले टेंडर कंपनीज के बारे में बताता है? कहीं हमारे इंजीनियर्स की स्किल्स में तो कोई कमी नहीं है। इसका एक सबूत हमने दिल्ली में देखा था, जहां एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1 की छत गिर गई थी जून 28 को। ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट देखा गया राजकोट एयरपोर्ट पर गुजरात में। 6 और भी केसेस निकलकर सामने आए थे छत गिरने के। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होने लगी थी, फ्लड्स आने लगे थे, जिसके कारण पानी उन छतों के अंदर घुस गया था और छत वो पूरा का पूरा वजन नहीं उठा पा रही थी, इसलिए धड़ाल से गिर पड़ी। और ये बात तो आपको हैरान कर देगी कि पिछले 15 दिनों में बिहार ने कम से कम 12 ऐसे ब्रिजेस अपने खोए हैं जो सिर्फ कोलैप्स हो गए हैं, जिसके कारण सीरियस कंसर्न जताए जा रहे थे उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में और जो भी उसमें सामान यूज किया गया था बनाते समय। 4 जून 2023 को एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिर गया था जो खागरिया डिस्ट्रिक्ट को भागलपुर से कनेक्ट करने वाला था बिहार में, और ये ब्रिज दूसरी बार गिरा था। अब खुद सोचिए कि पहले वो ब्रिज बन रहा है, वो गिर गया बनते बनते, उसके बाद फिर से उस ब्रिज को बनाया गया और फिर वही लापरवाही के चलते वो ब्रिज दोबारा गिर गया। क्या आपने कभी सोचा है कि इन चीजों से हमें कितना नुकसान होता होगा? इन सारी चीजों का जो पैसा है वो हमारे ही टैक्स पेयर से जाता है, हम एज अ टैक्स पेयर उसमें पैसा डालते हैं और सरकार ये सारे पब्लिक एसेट्स हमारे लिए ही बनाती है। लेकिन क्या इसमें सरकार की गलती है या फिर उन कंपनीज की गलती है जिनको सरकार ने टेंडर दिया है ब्रिज बनाने का, या फिर उन इंजीनियर्स की गलती है जो इस ब्रिज को बना रहे हैं? आखिर कसूर किसका है? किसी का भी हो, लेकिन भुगत कौन रहा है? आम आदमी। और बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर आम आदमी ने अपनी जान गंवाई है इन ब्रिजेस के कोलैप्स होने के कारण। 14 जून 2023 में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज फिर से कोलैप्स हो गया था जो गुजरात में था। अर्लियर इससे पहले भी गुजरात ने ही 30 अक्टूबर 2022 में एक और पेडेस्ट्रियल सस्पेंशन ब्रिज भी गिरता हुआ देखा, और ये इतना ज्यादा खबरों में आया था जो हुआ था मोरबी में, जहां 135 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अगर मैं उससे भी पहले की बात करूं तो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी एक सस्पेंशन ब्रिज जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर था दिल्ली में, वो कोलैप्स हो गया था, जिसमें 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आखिर ऐसा क्या मिला है इन ब्रिजेस को बनाते हुए, इन मटीरियल्स में, कि ये कोई भी भार उठा नहीं पाते हैं और गिर पड़ते हैं? और इसके लिए ब्लेम किसको किया जाए? क्या ये सबपार कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स हैं जो बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज होते हैं, या फिर ब्रिज बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती है? आखिर में गुनहगार है कौन? मेरा यही सवाल है आज से। आपका इन सारी चीजों पर क्या टेक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोग क्या सोचते हैं कि इसमें किसकी गलती है? चलिए ऐसे कुछ रीजंस के बारे में जानते हैं जो हो सकते हैं कि वो कारण बने हों इन ब्रिजेस के गिरने का। एक आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का होना। इंडिया में ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, कई साल पहले बने थे, लेकिन अभी भी उनमें बिना मरम्मत के या बिना ऐसी कोई इंप्रूवमेंट दिखाए हुए ही उन ब्रिजेस को अभी भी
ऑन रखा हुआ है पब्लिक के लिए, तो इसमें भी बहुत ज्यादा जान का खतरा बना रहता है, क्योंकि ऐसे ब्रिजेस को जरूरत होती है कि उनके अंदर कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन की जाए, दोबारा उनको रिन्यू किया जाए, जिसके कारण वो अपनी मजबूती को बनाए रखें। तो यहाँ पर ये मेंटेनेंस का जो फेलियर है वो एक रीजन हो सकता है ब्रिजेस के गिरने का। लेकिन मुझे ये बात भी समझ में नहीं आती कि आखिर अगर मेंटेनेंस की जरूरत है और अगर पता चल रहा है कि मेंटेनेंस की जरूरत है, तो सरकार कोई भी कदम क्यों नहीं उठा रही है? पैसा है या नहीं है? फिर एक पॉइंट आता है मिसमैनेजमेंट और करप्शन का। अब इंडिया में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम करप्शन देखते हैं, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में भी अगर करप्शन हो रहा है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है, जिसके कारण एक ब्रिज के अंदर की मेंटेनेंस, वही सेम बात है, एक मेंटेनेंस नहीं हो रही है अगर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे देश में ऐसी कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहाँ पर काम करने की जरूरत है। और अब जो करप्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको तो बस अब पैसा भरना है अपनी जेबों में। अब वो पैसा अगर वो अपनी जेब में भरना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको पैसा बचाना पड़ेगा। वो पैसा वो इसी काम में से निकाल कर अपनी जेबों में डाल लेते हैं, जहां पर हमारे ब्रिजेस के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, बाकी बिल्डिंग्स के अंदर पैसा लगाने की जरूरत है, तो उनको वो पैसा नहीं लगाना है और वो पैसा वो सीधा अपनी जेबों में डालते हैं, जिसके कारण जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं वो काफी वीक हो जाती हैं। क्या आपने कभी L1 कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सुना है? ये एक ऐसी टर्म होती है जब भी सरकार ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए, कोई ब्रिज बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए कोई भी टेंडर निकालती है, तो बहुत सारे बिडर्स उसमें अप्लाई करते हैं ताकि उस टेंडर में वो जा सके। लेकिन यही L1 कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सबसे कम बिड लगाई है, यानी जो कम से कम खर्चे में पूरा का पूरा ब्रिज बना के आपको दे दे। अब यहाँ कमी ये आ जाती है कि जिन कंपनीज को सिर्फ पैसा लेना है सरकार से और सरकार को भी अपना पैसा बचाना है सिर्फ, तो वो उन कंपनीज को ये टेंडर दे देती है जिनको ना तो कोई एक्सपीरियंस होता है ब्रिजेस बनाने में, या फिर जो भी आप काम उनसे करवा रहे हो उस पर्टिकुलर सेक्टर में, ना तो उनको कोई एक्सपीरियंस होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने सिर्फ लोअर बिड्स पे अप्लाई किया है तो सरकार उन्हीं लोगों को टेंडर दे देती है। और यही गलती हुई थी मोरबी में जो हादसा हुआ था, जहां पर 135 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। यही गलती थी। यहाँ पे जो ओरेव नाम की कंपनी थी, तो रिसर्च में निकल कर आया था कि उस कंपनी को कोई भी पिछला एक्सपीरियंस था ही नहीं ब्रिज बनाने का, लेकिन फिर भी उसे वो ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। फिर कुछ नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं जो बहुत बड़ा फैक्टर बनते हैं किसी भी बिल्डिंग के कोलैप्स होने में। अब कोई भूकंप आ गया है, कहीं पे फ्लड आ गया है, तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जाते हैं जिनके कारण ब्रिजेस या बिल्डिंग्स होती हैं जो, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो गिर जाता है। इसीलिए बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है ये कि हम अपनी बिल्डिंग्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी तरीके से डिफाइन और डिजाइन करें कि वो ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स से भी लड़ सके। कभी कभी क्या होता है ना कि ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनते हुए ना बहुत सारे फ्लॉज और गलतियां निकल आती हैं उनके डिजाइन में और कंस्ट्रक्शन पैटर्न्स में भी। अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया हुआ है, बहुत ही खराब मटेरियल यूज करे हैं, या फिर बहुत ज्यादा डिजाइन मिस्टेक्स हुई हैं जिसके कारण डिजास्टर्स हो जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है प्रगति मैदान टनल, जो हाल ही में बना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी इनॉग्रेशन भी करी थी और बताया गया था कि ये बहुत ही शानदार डिजाइन से बनाया गया। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो एक प्लान कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन जितनी बार वहां पर बारिश होती है वहां पर उतनी ही बार वो टनल जो है वो पानी से पूरा भर जाता है और उसे पब्लिक यूज के लिए बंद करना पड़ता है। और जब ये बात बोली गई थी कि उसका आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही प्रोफेशनली डिजाइन किया गया है और इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसमें जो सीपेज का जो टनल्स होंगे या फिर जो भी एरिया बनाया जाता है वो उसी तरीके से बनाया जाएगा कि पानी नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी हर साल जब भी दिल्ली में बारिश होती है तो प्रगति मैदान टनल बंद हो जाता है। 2 साल के आसपास उसको बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अब उसे बोला जाता है कि वो एकदम यूजलेस हो जाता है पब्लिक यूज के लिए। अब बहुत सारी ऐसी बातें तो कर ली हैं हमने कि हाँ ये कॉजेज होते हैं कोई भी बिल्डिंग के कोलैप्स होने का, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कोलैप्स होने का, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा क्या करें हम लोग कि जिससे हम ये सारी चीजों को अवॉइड कर सकें? तो सबसे पहली चीज तो आती है कि हमें एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक ब्रिज हेल्थ को मॉनिटर करने का सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। हमें भारत में ऐसा सिस्टम लेकर आना पड़ेगा जहां पर ये चीजें हम अच्छे से जान पाएं कि आखिर क्या मटेरियल यूज करना चाहिए, हमें ऐसे क्या साइंटिफिक तरीके यूज करने चाहिए, ऐसे क्या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए कि बिल्डिंग्स ना गिरे। उनकी एक रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, रेगुलर टाइम पर रिपोर्ट्स होनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई कमी आ रही है तो उसके लिए एक रेमेडियल और एक सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए, तुरंत ही निकालना चाहिए। ये नहीं कि आज अगर एक ब्रिज बनाए तो उसके हम 5 साल बाद 10 साल बाद सोच रहे हैं कि अच्छा अब इसके बारे में, अब इसमें ये प्रॉब्लम लग रही है तो अब सोचते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है, हमें ब्रिज बनाते टाइम ही सोच लेना चाहिए कि अगर ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज के पास ट्रेन्ड टीम्स ऑफ इंजीनियर्स होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसे इंजीनियर्स की टीम है जो ट्रेंड नहीं है, जिनके पास वो स्किल्स नहीं है बनाने की, तो उनके पास ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर होना ही नहीं चाहिए। सरकार को ये चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि वो एक स्किल्ड
टीम को ही हायर करें, वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी उन्हीं कंपनीज को दें जिनके पास स्किल्ड इंजीनियर्स मौजूद हों। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी हमारे देश के ब्रिजेस और पुल जो हम बनाते हैं, जितने रोड बन रही हैं। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारी सड़कें भी हैं जिनमें बस जरा सी बारिश होती है और सड़कों में गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे बुरी तरह पानी से भर जाते हैं। और हम ऐसे लोग हैं जो इन सारी प्रॉब्लम से जूझते हैं, हमें इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं तो आप तुरंत ही अथॉरिटीज को कंप्लेंट करें। अथॉरिटीज के पास ये खबर पहुंचाना बहुत ही जरूरी होता है कि इस फलाना एरिया में ये वाला प्रॉब्लम चल रहा है, रोड ऐसा बन रहा है, ब्रिज ऐसा बन रहा है। तो हमें भी कहीं ना कहीं उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।